हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज फ्लूइड मैकेनिक्स के पार्ट 3 की हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ वीडियो में हम तीसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विस्कोसिटी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी। हम सब जानते हैं कि सॉलिड्स में जब भी हम किसी सरफेस सॉलिड्स में जब दो सरफेसेस आपस में जब एक के ऊपर एक चलती हैं या एक के ऊपर एक मूव करती हैं तो हमें कुछ ना कुछ एक तरीके का रेजिस्टिव फोर्स फील होता है, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। यही सेम चीज़ अगर लिक्विड के केसेस में आ जाए या फिर गैसेस के केसेस में आ जाए, बेसिकली हम बात कर रहे हैं फ्लूइड्स की, तो उस केसेस में इसी प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहा जाता है। ठीक है, सेम मीनिंग है बट जगह अलग है। तो द टू एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड resist द मोशन ऑफ ईच अदर, सच अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज विस्कोसिटी। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन जो है किसके बीच में हो रहा है, लेयर ऑफ फ्लूइड्स के बीच में। तो बेसिक मीनिंग समझिए कि ये फ्लूइड्स का फ्रिक्शन है। फ्लूइड्स का फ्रिक्शन क्या है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड में ही होता है। ठीक है, अब बेसिक चीज़ हमें ये जानने की ज़रूरत है कि विस्कोसिटी आखिर होती क्यों है, वाई इट हैपन्स, वट इज़ इट कॉज। ठीक है, तो बेसिक कॉज जो है विस्कोसिटी का है वो है कोहेजन। मतलब जो लेयर्स होते हैं, जो फ्लूइड होती हैं, उनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोहेसिव नेचर के होते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, चिपकते नहीं हैं। ठीक है, एडहेसन मतलब कि उनके अंदर वो चिपके हुए होते हैं, कोहेजन मतलब कि वो चिपकते नहीं हैं एक दूसरे से। तो इस वजह से उनके अंदर एक तो उनके बीच में एक रेजिस्टिव फोर्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, सिंपली आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी आखिर होती क्यों है, तो आपका सिंपल जवाब होना चाहिए कोहेजन। कोहेजन ही है विस्कोसिटी का मेन रीज़न। कोहेजन किसके बीच में, फ्लूइड मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ये इस डायग्राम का क्या है, ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है कि जैसे जैसे जो सबसे नीचे की लेयर होती है, मान लीजिए नीचे एक सरफेस है, जो सबसे नीचे की लेयर होती है सरफेस के साथ लिक्विड का कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे वेलोसिटी उसकी कम होगी। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ मूव करेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और ये इसलिए दिखाया गया है कि इसलिए दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे जो विस्कोसिटी है उसकी वजह से यहाँ पे सबसे नीचे विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा है, फ्लूइड जो है उतना तेज़ी से फ्लो नहीं कर पा रहा है, और उसके ऊपर थोड़ी कम, फिर थोड़ी और, फिर थोड़ी और, जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम मूव कर रहे हैं वैसे वैसे जो हमारी वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो बढ़ रही है, मतलब उसमें से विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये सेम टाइप ऑफ फ्लूइड्स के बारे में बात हो गई। आगे हम इसकी और कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं, देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कॉन्टैक्टिंग लेयर विद द सरफेस इज ज़ीरो। वही बात जो मैंने आपको अभी कही सिंपल लफ्ज़, सिंपल वर्ड्स में, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जब जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उस फ्लूइड लेयर की जो सरफेस के कांटेक्ट में होती है, वहाँ पे नो स्लिप कंडीशन या फिर ज़ीरो वेलोसिटी वहाँ पे होती है। मतलब वहाँ पे कोई फ्लूइड की वेलोसिटी या तो ज़ीरो होगी या तो नेग्लिजिबल होगी, और बेसिकली हम उसको कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। तो आपसे सिंपली अगर कहीं पे भी पूछा जाए, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज़ अ नो स्लिप कंडीशन, आई थिंक नाउ यू आर एबल टू आंसर। ठीक है, और अब आगे का डिस्कशन देख लेते हैं। देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन का मतलब परपेंडिकुलर, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का मतलब अलोंग द फ्लो। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो शेप डेवलप हो रहा है, एक वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप हो रहा है। यहाँ पे किस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स फ्लो की डायरेक्शन में, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग जो है एक वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है ड्यू टू द विस्कोसिटी। ठीक है, और उस वेलोसिटी ग्रेडियंट की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, डेल यू बाई डेल वाई, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं, मतलब अगले आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब इसी वेलोसिटी ग्रेडियंट से जो हमें एक और एक्सप्रेशन मालूम पड़ता है वो है एंगुलर डिफॉर्मेशन। एंगुलर डिफॉर्मेशन का मतलब है जब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप होता है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इस तरीके से एक एंगल, एक टेंजेंशियली अगर इसका ड्रॉ करें तो एक थीटा एंगल पे एक डिफॉर्मेशन डेवलप हो रहा है। तो जैसे जैसे ये फ्लूइड की विस्कोसिटी इस तरीके का ग्रेडियंट डेवलप करती हुई जा रही है ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे आप नोटिस करेंगे इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो इस तरीके का शेप यहाँ पे आ जा रहा है। अगर इसी को हम अगर एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में देखने की कोशिश करें तो एक स्मॉल एंगल डी थीटा के लिए tan डी थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम जानते हैं tan थीटा की वैल्यू। इसी इसी बेसिस पे हमने ये लिख दिया डी यू डी टी अपॉन डी वाई। फिर इसी को एलेबरेट किया आगे और एक एक्सप्रेशन जो हमको मिल के आया वो मिला रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। तो रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन जो होता है डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन है, आपस में ये इक्वल हो रहे हैं। कैसे इक्वल हो रहे हैं हमने ये देख लिया। इस एक्सप्रेशन को हमें याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट आपस में इक्वल हैं। अब इसी इसी एप्लीकेशन का इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे हम न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है क्या। उसके बारे में डीप डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, तो viscous shear force between the two adjacent layers of fluid at a distance y from the surface, मतलब बोल रहे हैं कि जो फ्लूइड की लेयर्स के बीच में जो एक शेयर फोर्स, बेसिकली एक विस्कस शेयर फोर्स डेवलप हो रहा है, ये उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे जो ये शेयर फोर्स है, शेयर स्ट्रेस है, सॉरी फोर्स नहीं, शेयर स्ट्रेस जो है, टाउ जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन के। तो बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि द विस्कस shear stress is directly proportional to the rate of shear deformation। ठीक है, फिर से समझिए मेरे साथ, द viscous shear stress is directly proportional to the rate of shear deformation। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन का अगर हम इस्तेमाल करें तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट की जगह एक कांस्टेंट आ जाता है म्यू, जिसको हम कहते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। क्या कहते हैं हम लोग? डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी हम इसको कहते हैं। और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। एक और तरीका है इसको लिखने का, जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि डी थीटा बाई डी टी की जगह हम वेलोसिटी ग्रेडियंट को भी पुट कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि आपस में इक्वल हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो होता है हमें बेसिकली शेयर स्ट्रेस, विस्कस शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी निकालने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चंस में गिवन होता है कि विस्कस शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ये है, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन ये है, व्हाट इज़ द डायनेमिक विस्कोसिटी। इस एक्सप्रेशन को पुट करते हैं और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन कॉन्स्टेंट्स के बारे में हम और ज़्यादा चीज़ें जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले अब ये जान लेते हैं कि जो हमारा ये म्यू है वो एक कांस्टेंट है, बट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है और डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में हमें क्या जानना है कि ये एक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है और ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। मतलब टेम्परेचर के घटने बढ़ने से जो हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी है, जो हमारी म्यू है, डायनेमिक विस्कोसिटी हमारा म्यू है, इसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, जो कि हमें समझना है। अब हमें कैसे समझ सकते हैं हम इसको? इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन लिखा है, म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी थीटा बाई डी टी। इसको हमने लिखा है, इसके हमको लिखने का पर्पज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमें अगर बताना है कि क्या फ्लो,
मतलब फ्लूइड का फ्लो ईज़ी होगा या डिफ़िकल्ट होगा? तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं। देखिए शियर डिफ़ॉर्मेशन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? आप देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही अर्ली में जब वीडियो शुरू हुआ था तभी मैंने आपको बताया था कि जो लेयर वाटर की जो सॉरी कोई भी लिक्विड है, फ्लूइड है जिसकी लेयर जो है सरफेस से कॉन्टैक्ट में है, वहाँ पे नो स्लिप कंडीशन है और जैसे-जैसे ऊपर उठ रही है, वैसे-वैसे विस्कोसिटी उसकी वैल्यू कम होती जा रही है और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से एक ग्रेडिएंट मिल रहा है, एक रेट ऑफ शियर डिफ़ॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है। तो बात होती है कि जब इस म्यू की वैल्यू बहुत हाई होगी, तब ये शियर डिफ़ॉर्मेशन की वैल्यू बहुत कम होगी। मतलब अगर शियर डिफ़ॉर्मेशन की वैल्यू बहुत कम हो रही है, इसका मतलब जो विस्कोसिटी की वैल्यू है वो कम रह जा रही है, ठीक है? वो बहुत ऊपर जाने के साथ बढ़ नहीं रही है, मतलब फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है? मतलब समझिए कि फ्लो नहीं हो रहा है, जैसे आपको किसी ने रोक के रखा है, आप ऊपर जाना चाहते हैं, फिर भी आपको रोक के रखा गया, आप फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसी तरीके से लिक्विड के साथ भी हो रहा है कि वो फ्लो नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको बहुत डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है फ्लो करने में, तो ये डिफ़िकल्ट फ्लो हो गया। उसी तरीके से अगर विस्कोसिटी की वैल्यू कम है, तो यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ शियर डिफ़ॉर्मेशन है वो हाई है, मतलब कि अब वो फ्री है वो, एक तरीके से उसको फ्री छोड़ दिया गया है, तो वहाँ पे ईज़ी फ्लो हो रहा है। तो ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है कि कब फ्लो डिफ़िकल्ट होगा, कब फ्लो ईज़ी होगा, ठीक है? ओके। अब इस फ्लो डिफ़िकल्ट और फ्लो ईज़ी का क्या मतलब है? इससे ये पता लगता है कि जो हमारा डायनामिक विस्कोसिटी है म्यू, वो एक डायरेक्ट मेज़रमेंट है इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर ऑफ फ्लूइड। सपोज़ दैट आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच पैरामीटर इज़ द डायरेक्ट मेज़रमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर ऑफ फ्लूइड और वहाँ पे आपको डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सिर्फ़ विस्कोसिटी, फ्रिक्शन इस तरीके से चीज़ें दे दी जाएँ तो आपको सही आंसर चूज़ करना होगा डायनामिक विस्कोसिटी। तो यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है द डायरेक्ट मेज़रमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर ऑफ फ्लूइड इज़ द डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है? तो यहाँ पे आप इस चीज़ को आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी? जब भी आप किसी चीज़ की यूनिट को ना जानते हो, तो आप उसके फ़ॉर्मूले पे जाएँ और फ़ॉर्मूले से ही आप उसकी यूनिट को निकालने की कोशिश करें। म्यू की वैल्यू हमारी क्या है? शियर स्ट्रेस अपॉन रेट ऑफ शियर डिफ़ॉर्मेशन, ठीक है? इसको वेलोसिटी ग्रेडिएंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी यूनिट ऊपर न्यूटन सेकंड हो गई शियर डिफ़ॉर्मेशन की, नीचे इसकी मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसको पास्कल सेकंड भी कहते हैं, ठीक है? और 1 पास्कल सेकंड इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है? और इसकी कुछ यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पे इसको एक न्यूटन ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को केजी पर मीटर सेकंड में भी लिख सकते हैं, ठीक है? और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो हम यहाँ पे एक यूनिट जानते हैं पॉइस और पॉइस को आपको एसआई में कन्वर्ट करना हो तो 1 पॉइस इज़ इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकंड होता है। याद रखिए कन्वर्ज़न न्यूमेरिकल्स में ज़रूरी होता है, कई बार यूनिट पॉइस में दी होती है और हमें उसको कन्वर्ट करके सॉल्व करना होता है, अदरवाइज़ हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो कन्वर्ज़न फैक्टर याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम बेसिकली विस्कोसिटी में जो कांस्टेंट होता है डायनामिक विस्कोसिटी 2 तरीके की विस्कोसिटीज़ को हम पढ़ते हैं। एक डायनामिक विस्कोसिटी होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है। डायनामिक विस्कोसिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करते हैं। तो ये जो है एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ठीक है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है? और इसको डेंसिटी से आपको डायनामिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड करना है मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाँ हमको काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालनी होती है तो अगर हम एक्सप्रेशन जानते हैं तो सोचिए हमारे लिए कितना इजी क्वेश्चन है कि हमको सिर्फ डेंसिटी से डिवाइड कर देना है। तो आप एक्सप्रेशन जानेंगे तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो याद रखिए और जानिए इसकी यूनिट जो होती है ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है और सीजीएस यूनिट इसकी होती है स्टोक। याद रखिए कि सीजीएस यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज पॉइस एंड सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज स्टोक। स्टोक और पॉइस में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी विस्कोसिटी होती है उसको वो टेम्परेचर से अफेक्ट करती है मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है विस्कोसिटी पे, ठीक है?
अब वही इफेक्ट हम इसमें देखेंगे। अब यही इफेक्ट हम इसमें देखेंगे, और इफेक्ट क्या है? Effect of temperature on viscosity of fluid. The main reason of viscosity of fluid is the cohesion. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मेन रीजन है विस्कोसिटी का फ्लूइड के अंदर वो है कोहेजन। बट गैसेस में कोहेजन बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नील होता है। ठीक है, तो इन गैस पार्टिकल उसकी वजह से जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। एयर में आप देखें कैसे रैंडम मोशन करते हैं गैस पार्टिकल, और इनके इस रैंडम मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। याद रखिए, कई बार हमसे सेमेस्टर्स के एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन इज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड इट इज द random motion of particles of gases because the cohesion in the gases is almost nil। ठीक है, एक बेसिक और सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि ब्राउनियन मोशन को समझना है तो आप समझ लीजिए कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर का जो उनके पार्टिकल्स, उनके लेयर्स के बीच का जो कोहेजन होता है वो ऑलमोस्ट नील होता है। इस मोशन को बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब बात करते हैं अगर डायनेमिक विस्कोसिटी की, तो जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है गैसेस की वो लिक्विड से बहुत 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 कम होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर एक एक्सप्रेशन के तौर पे याद रखें कि वाटर जो हमारा एक लिक्विड्स के फ्लूड में एक स्टैंडर्ड फ्लूड है, और जो हमारा गैस जो गैसेस मतलब जो गैसेस में हमारा एयर जो है वो फ्लूड है, तो उसके अगर हम देखेंगे उनके बीच का रिलेशन देखेंगे तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 55 टाइम्स ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैस। एयर, बेसिकली एयर समझिए यहाँ गैस का मतलब। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा रिलेशन है, और ये सिंपल रिलेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डेंसिटी ऑफ गैस से डिवाइड कर दिया गया। अगर आप किसी भी चीज़ की लिक्विड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी चाहिए और या तो गैसेस की काइनेमेटिक विस्कोसिटी चाहिए, तो उसकी डायनामिक विस्कोसिटी को उस फ्लूइड के डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए, आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस मे बी मोर देन द डायनेमिक विस्कोसिटी, इक्वल टू द डायनेमिक विस्कोसिटी और लेस देन द डायनेमिक विस्कोसिटी, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। कह रहा है जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, मतलब अभी तक हमने डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में बात की कि भाई जो गैसेस की डायनेमिक विस्कोसिटी है वो बहुत कम है लिक्विड के मुकाबले, लेकिन अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो कह रहे हैं ये मोर भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। जैसी टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन होगी उस अकॉर्डिंग ये कम, ज़्यादा या बराबर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर जो होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर से ज़्यादा होती है। याद रखिए कि मैंने पहले बताया था कि डायनामिक विस्कोसिटी जो है हमारे इसकी एयर की वो लिक्विड से बहुत कम है, लेकिन देखिए यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी के साथ ठीक उल्टा हो गया। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो एयर की है वो वाटर से ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ गैस जो होगी वो डायनामिक विस्कोसिटी होगी, क्योंकि अब देख रहे हैं हम एब्सोल्यूट चीज़ें उसी को मानते हैं जिसका थोड़ा सा वैल्यू स्थिर हो, लेकिन यहाँ पे हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी के साथ देख रहे हैं कि टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन चेंज होने के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हम अगर एक एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की अगर बात करें गैसेस की, तो हम डायनेमिक विस्कोसिटी को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि डायनेमिक विस्कोसिटी इज स्टेबल क्वांटिटी। ठीक है, ओके, तो आगे देखते हैं अगर टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज द थर्मल एक्सपेंशन टेक प्लेस, डेंसिटी ऑफ द गैसेस इंक्रीजेस। अब देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में अगर आप कम ज़्यादा का आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है तो आपको बेसिकली मैंने पहले भी बताया कि एक एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ये डायनामिक विस्कोसिटी है और ये है डेंसिटी। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो कह रहा है अगर टेम्परेचर बढ़ा तो थर्मल एक्सपेंशन होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल एक्सपेंशन होगा, जिसकी वजह से जो डेंसिटी है गैस की डिक्रीज हो जाएगी। अब आप इमेजिन करिए कि अगर ये गैस है और इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना, ऑब्वियस है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, बट ये गैसेस के केस में है, बट लिक्विड डिक्रीजेज वेरी स्लाइटली, लेकिन जो
डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड होती है वो बहुत स्लाइटली डिक्रीज होती है और गैसेस की बहुत हाईली डिक्रीज होती है। तो इसीलिए अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिक्विड और गैसेस के केसेस में हमें ये बताना हो कि टेम्परेचर बढ़ने और टेम्परेचर घटने के हिसाब से ये कैसे घटे बढ़ेंगी, तो इस एक्सप्रेशन से आप सिंपली समझ लीजिए। अभी आगे लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको यही बताता हूँ कि देखिए कि गैसेस के केसेस में अगर हम, जैसे मैंने पहले भी बताया, गैसेस के केसेस में अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट ये डेंसिटी जो है वो गैस की डेंसिटी है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसिटी जो है घटेगी गैस की, ठीक है, डेंसिटी जो है घटेगी गैस की। अगर डेंसिटी घट गई तो डायनेमिक विस्कोसिटी, क्या ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर वही लिक्विड की बात करें तो इस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो टेम्परेचर के घटने से बहुत ही स्लाइटली डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन के बारे में, ये बेसिक गैस इक्वेशन है, लेकिन आप बेसिकली ये याद रखिए जो मैंने आपको पहले ही बताया था, काइनेमेटिक इज इक्वल टू म्यू सॉरी म्यू बाई रो, ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। अब एक डिफरेंट डिस्कशन करते हैं लिक्विड्स के बारे में, लिक्विड्स का टेम्परेचर के और उसकी डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में। अभी तक मैंने आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में बताया, बट मैं अब डिस्कशन करने जा रहा हूँ डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जैसे कि यहाँ लिखा है टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो कोहेजन घट जाएगा, ठीक है। इस वजह से डायनेमिक विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी। मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी विस्कोसिटी होती है उसका बेसिक कॉज है कोहेजन। अगर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कोहेजन ही घट जाएगा तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है डायनेमिक विस्कोसिटी, तो वो भी घट जाएगी। अगर इनके बीच का रिलेशन देखें, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम्स में ग्राफ बना के आते हैं तो आप देखिए आपको कितने अच्छे नंबर मिलेंगे, और साथ ही में ऑब्जेक्टिव्स भी दिया गया है। तो विस्कोसिटी और टेम्परेचर के बीच में प्लॉट कैसा होता है, तो आप ये देख सकते हैं प्लॉट कैसा डिक्रीजिंग और पैराबोलिक प्लॉट है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी। हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन बहुत कम, ये इसके बारे में डिस्कशन हमारा हो चुका है, ठीक है। और ये क्यों हुआ है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस बारे में हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो चुका है। डिक्रीज इन डायनेमिक विस्कोसिटी इज मोर देन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये हमें बेसिकली अभी जितना हमने डिस्कशन किया उससे ये बात बहुत क्लियर होती है कि टेम्परेचर के घटने की वजह से जो हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी में जो डिक्रीज है, डिक्रीज दोनों ही करेंगी, लेकिन डायनेमिक विस्कोसिटी ज़्यादा डिक्रीज करेगी विद रिस्पेक्ट टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब बात करते हैं, अभी लिक्विड्स के बारे में डिस्कशन हो गया, अब गैसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब गैसेस का क्या है कि गैसेस जो होती हैं उनके अंदर जो कोहेजन होता है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, नेग्लेक्टेबल होता है, निल होता है। तो इसका मतलब है अगर उनके बीच का कोहेजन हो बहुत ज़ीरो है, तो कोहेजन ही विस्कोसिटी का मेन रीज़न है। तो इसका मतलब उनके अंदर की उसकी डायनेमिक विस्कोसिटी बहुत कम होगी, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब एक एक्सप्रेशन जो होता है, जो काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जो हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है, दैट सी बार इज इक्वल टू √3 RT/m। इससे हमें जो टेम्परेचर के साथ एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का जो ये सिंबल मिलता है, द CRMS इज इक्वल टू इज सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। अब ये क्या है, देखिए, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, रूट मीन स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द गैस ऑल्सो इंक्रीजेज। इसका मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सी माने क्या, सी माने गैस की वेलोसिटी, स्पेशली गैस में साउंड की वेलोसिटी, ठीक है। तो वो दोनों आपस में टेम्परेचर में सेम है। सी का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियोस में पहले ही बताया था, जहाँ मैंने प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन किया था। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि सी क्या है। और वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि जो साउंड की स्पीड है इन गैस मीडियम, ये उसके बारे में है। किसी भी मीडियम में सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे जाके। और इसमें बता रहे हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सी भी इंक्रीज होगा, रूट वाइज इंक्रीज होगा। तो ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन है जो हमें दिमाग में रखना है। बाकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है, ये सब वही बातें लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।
और आगे बढ़ने में हमको मालूम पड़ा एक नया कॉन्सेप्ट जो हमको समझना है। तो चलिए, अब एक रिव्यू के तौर पे मैंने अभी आपको क्या-क्या बताया। मैंने आपको बताया कि विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी का रीज़न क्या होता है, कोहेज़न। कोहेज़न की वजह से विस्कोसिटी डेवलप होती है लेयर्स के बीच में। और मैंने बताया कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है। मैंने आपको ये बताया कि डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, और टेम्परेचर के ऊपर-नीचे होने से इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। लिक्विड और गैसेज़ में किसकी डायनामिक विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, कितनी ज़्यादा होती है, ये सारा डिस्कशन मैं आपसे कर चुका हूँ। अब आगे वाले सेक्शन में हमको देखना है लीनियराइज़ेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का लीनियराइज़ेशन देखेंगे, ठीक है? आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सबसे नीचे की लेयर होती है वो नो स्लिप कंडीशन होती है, वहाँ वेलोसिटी हम मान के चलते हैं कि ज़ीरो है। जैसे-जैसे लिक्विड लेयर ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और हमें इस तरीके का एक वेलोसिटी ग्रेडिएंट कर्व मिल जाता है, जिसकी यहाँ h से थिकनेस दिखाई गई है। इसी से हम एक टेंजेंशियल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो थीटा एंगल पे लाइन ड्रॉ होती है, और यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है डी थीटा बाई डी टी का, जिसको हम रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है? ये सारी बातों का डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। ये भी हम जान चुके हैं कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है? अब इसी का अगर हम बात करें कि एक डिस्टेंस ज़ीरो पे एक y ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अगर y इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एक सरफेस, बॉटम सरफेस की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो हमारा शियर स्ट्रेस की वैल्यू है, वो कुछ ये होगी, ठीक है? ये हम ईज़िली समझ सकते हैं। और अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी प्रोफ़ाइल जो हमें फाइंड आउट करनी है इस सरफेस पे, तो वहाँ पे वेलोसिटी प्रोफ़ाइल बेसिकली अननोन होगी, नो स्लिप कंडीशन, वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, वेलोसिटी प्रोफ़ाइल अननोन होगी, क्योंकि वहाँ पे थिकनेस ऑफ फ्लो जो है बहुत, बहुत, बहुत स्मॉल होगा, mm के ऑर्डर में होगा। इसीलिए वहाँ पे एक एक्सप्रेशंस जो डेवलप होता है कि अगर आपको शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है एट सरफेस, तो डायरेक्टली यूज़ द फॉर्मूला म्यू यू बाई एच। म्यू यू बाई एच बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप इसके विस्कोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, और आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जो ये टाउ नॉट की बात हुई, टाउ ज़ीरो की बात हो रही है, वो बेसिकली शियर स्ट्रेस एट सरफेस की बात हो रही है, जिसका एक्सप्रेशन है म्यू यू बाई एच। म्यू यू क्या है? म्यू आप जानते हैं डायनामिक विस्कोसिटी है, यू जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, एच जो है वो ये है एच। आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू दी होगी, थिकनेस ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, आपको एच की वैल्यू, हाइट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको गिवन होगी, ठीक है? तो अगर आपको सरफेस पे निकालना है तो यूज दिस एक्सप्रेशन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर इसी पे अगर आपसे पूछ लिया जाए ड्रैग फोर्स की क्या वैल्यू है, ड्रैग फोर्स, याद रखिए शियर स्ट्रेस और एरिया का प्रोडक्ट होता है ड्रैग फोर्स, ठीक है? विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस और एरिया का प्रोडक्ट होता है ड्रैग फोर्स। शियर स्ट्रेस की वैल्यू हम पहले जान गए म्यू यू बाई एच, इसका ए से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिल जाएगा ड्रैग फोर्स, ठीक है? तो हमें अगर पूछ लिया जाए कि देयर इज अ फ्लो और हमें बॉटम सरफेस पे ड्रैग फोर्स की वैल्यू चाहिए फ्लूइड पार्टिकल्स की, तो आप म्यू ए, मतलब म्यू नॉट ए की वैल्यू लगाएंगे म्यू यू बाई एच इंटू ए। ये आप फॉर्मूला लगाइए, डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कॉन्सेप्ट मैं यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ नौ, और फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि प्लेट जो है ऊपर की तरफ बढ़ी। सपोज़ दैट हम यहाँ प्लेट का डिस्कशन कर रहे हैं। समझ लीजिए सरफेस पे कोई प्लेट पड़ी हुई है। जब वो सरफेस पे थी तो वहाँ पे टाउ नॉट लग रहा था। अब थोड़ा-सा ऊपर उठ रही है। अब ऊपर उठ रही है तो आप जैसा कि जानते हैं कि बॉटम सरफेस पे नो स्लिप कंडीशन है। बॉटम सरफेस पे नो स्लिप कंडीशन है। जैसे-जैसे ऊपर बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब देयर विल बी ए डिफरेंस इन द वेलोसिटी। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट पे जो है निकालना था शियर स्ट्रेस की वैल्यू, लेकिन अब यहाँ ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो आपको एक वेलोसिटी डिफरेंस देखने को मिलेगा। जब आपको ये वेलोसिटी डिफरेंस देखने को मिलेगा तो टाउ इज इक्वल टू म्यू यू टू माइनस यू वन बाई एच। तो ये कुछ भी फॉर्मूला अलग नहीं हुआ है, बस यहाँ पे यू जो है एक डिफरेंस के तौर पे मिल गया है फ्रॉम पॉइंट टू टू पॉइंट वन। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है,
ठीक है। और सिंपली अगर ड्रैग फोर्स निकालना हो तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी एरिया होगी उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको ड्रैग फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। इफ़ द प्लेट प्लेस्ड फ्लूइड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, अगर फ्लूइड जो है अपोजिट डायरेक्शन में, अगर अलोंग द फ्लोर है तो प्लस में लीजिए वेलोसिटी को सेकंड पॉइंट की, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस में ले लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप माइनस में लेंगे तो इस तरीके की प्रोफाइल बनेगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। ड्रैग फोर्स चाहिए, एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ड्रैग फोर्स कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, आप याद रखना है, ये इसी शियर स्ट्रेस से लिंक्ड है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपसे ये जितना डिस्कशन किया, ये बेसिकली मैंने आपको विस्कोसिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। विस्कोसिटी से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मालूम है। आपको ये मालूम है कि डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, टेम्परेचर वेरिएशन पे इनके अंदर चेंजेस क्या आते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, आप ये जानते हैं। अगर आपको शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है सरफेस पे या फिर लिक्विड के किसी भी पॉइंट पे एट एनी पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो आप ये निकालने में आप कैपेबल हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए, मैंने बता दिया विस्कोसिटी का रीज़न क्या है, तो सब कुछ ए टू जेड आप विस्कोसिटी के बारे में आप जानते हैं। तो ठीक, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड। तो ट्यून इन टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।